नगर निकाय चुनाव का मतदान हो चुका है। निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान 37 जिलों में 52%, तो दूसरे चरण के दौरान 38 जिलों में 53% वोटिंग हुई। यूपी निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इन चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। निकाय चुनाव का पूरा दारोमदार स्वर्ण मतदाताओं पर होता है। सूबे के कुल 17 नगर निगम में 11 में स्वर्ण वोटर 50% से भी ज़्यादा है। मुस्लिम मतदाता भी निकाय चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं, इसलिए बीजेपी और सपा ने स्वर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा था। तो वहीं बसपा ने मुस्लिमों पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया। बसपा ने 64% मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि बसपा कांग्रेस से 23% मुस्लिम प्रत्याशी थे। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोटों के बंटवारे का बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। यूपी में नगर निकाय की कुल 760 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत की सीटें हैं। पहले फेज में 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 नगर निगम, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद सदस्य, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3745 नगर पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हुए। वहीं दूसरे चरण में 9 मंडल के 38 जिलों की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों पर चुनाव हुए। निकाय चुनाव किसके सिर सजेगा ताज? अब ये देखना होगा कि अब ये ताज किसके सिर पर सजेगा, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस। लेकिन बात की जाए तो अभी कुल मिलाकर जो फाइट है वो सपा और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। तो कल रिजल्ट आ जाएगा। प्रत्याशियों के जो भाग्य है वो ईवीएम मशीन में, कुछ के बैलेट बॉक्स में बंद है और कल ही रिजल्ट आ जाएगा। कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। कहीं खुशी, कहीं मातम देखने को मिलेगा। उस दौरान आरोपों का दौर भी कल बहुत तेजी से जारी रहेगा। वहाँ अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में निकाय चुनाव में बीजेपी का अच्छा हो, और ये बात सपा भी मानती है कि बीजेपी का होल्ड निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्र में अच्छा है, और गांव क्षेत्र में सपा को लगता है कि उसका ज़्यादा होल्ड अच्छा है। लेकिन इस बार चीज़ें होंगी और चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें दिखेंगी। अगर बात की जाए ओवरऑल तो 5 से 6 सभाएं की अखिलेश यादव ने, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा, ना ही बसपा की तरफ से कोई बड़ा चेहरा उतर कर सामने आया। तो कुल मिलाकर देखिए सवाल ये है कि गेम चेंजिंग क्या रहा। अगर हम बात करें मुद्दों की, तो आपको बता दें इस बार जो है कानून व्यवस्था, लगभग 76% कानून व्यवस्था पर वोटिंग हुई है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, और उसके बाद विकास को देखा गया है। तो कई आंकड़े बता रहे हैं इस बार कि तो कई सवाल, अब उन सवालों का जवाब कल मिलेगा। और देखिए सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण वोट है और उसके बाद मुस्लिम वोट जो गेम चेंजर के रूप में होते हैं, आपने देखा इस बार जो है निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐसे ही स्वर्ण जो जाति के लोग हैं उन्हें ज़्यादा सीटें दी हैं, ज़्यादा प्रत्याशी अपने उतारे हैं, और सपा ने मुस्लिम जो चेहरा है उन पर ज़्यादा फोकस किया है। तो जो स्वर्ण वोटर हैं 50% से भी ज़्यादा है,
वहीं मुस्लिम मतदाता भी निकाय चुनाव में गेम चेंजिंग की भूमिका निभाते हैं, इसलिए बीजेपी सपा ने 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा था, तो वहीं बसपा ने मुस्लिमों पर ज़्यादा भरोसा जताया। बसपा ने 64% मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि बसपा कांग्रेस से 23% मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अरुण गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता अनूप वर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। अरुण गुप्ता जी, सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं। अरुण गुप्ता जी, किस तरह से देख रहे पूरे चुनाव को? देखिए, कल नतीजे आने हैं अरुण गुप्ता जी, और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने मैदान में उतरकर पूरी जी तोड़ मेहनत की, जी जान लगा दी ताकि उनके प्रत्याशियों को जिताया जाए, कहीं पर छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली, कहीं पर आपके जो पहले पुराने प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी लोगों की नाराजगी दिखी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इस बार क्या निकाय चुनाव में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा? बात करते हैं शाहजहांपुर जिले की, तो हमारे यहाँ टोटल 12 सीटें हैं। एक नगर निगम है, 3 नगर पालिका है और 9 नगर पंचायत हैं। हम 12 में से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं और हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम अपने पार्टी के दीर्घतुल्य कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, सांसद, विधायक, इन सब के माध्यम से चुनावी समर में उतरते हैं और एक एक कार्यकर्ता से तालमेल बनाकर चुनाव जीतने के प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में एक एक कार्यकर्ता को चुनौती के तरह चुनौती को स्वीकार करके अपने बूथ को जिताने का प्रयास करते हैं। तो हमारे नगर निगम में अगर बात करें तो 325 बूथ हैं, लगभग 280 बूथों पर हम जीतने जा रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता जब लग जाता है तो पूरे जिले की अगर बात करेंगे, वहां भी हम बेहतर परिणाम देने जा रहे हैं। अन्य पार्टी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ तो सभी लोगों को जोड़कर, सभी लोगों से तालमेल बनाकर चुनावी समर में उतरते हैं। हम लोग उपासना के माध्यम से राजनीति करते हैं। विपक्षी पार्टियों के लोग उपासना के लिए सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है आमिर खान जी, आमिर खान जी, सवाल ये है कि देखिए 100 वोटों का बहुत बड़ा इफेक्ट है इस पूरे, इससे कोई नकार नहीं सकता पूरे चुनाव में। उसके बाद मुस्लिम वोटर जो है गेम चेंजिंग के रूप में, तो इस बार अखिलेश यादव भाप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम भी अब ये दांव खेल ले, वरना फिर पता चला यहाँ से भी हाथ धो देंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने भी दांव खेला और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उन्होंने ये की 16 जो प्रत्याशी हैं उन्हें उतारा जाए ताकि उनके वोट बैंक को अपनी ओर कहीं ना कहीं घसीटा जाए। ये दांव बीजेपी भी खेल ले, क्योंकि बीजेपी तो करती आती है। ऐसे में बसपा ने मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं उन्हें उन पर ज़्यादा फोकस किया कि हम मुस्लिम प्रत्याशियों पे। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, जो स्वर्ण वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कोर वोट कहे जाते हैं, और यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है जो कहा जाता है सपा के कोर वोट कहे जाते हैं, आपके अखिलेश यादव भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो गेम चेंजिंग कांग्रेस और ये आपका बसपा ना कर दे, अगर इन्होंने वोटों का बंटवारा कर दिया तो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। जमीन ही खो चुकी है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो पिछले चुनाव बीते हैं उनमें बसपा की स्थिति सबके सामने ही है। और बात रही कि हमारे वोट काटने की बात, तो मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ परसेंटेज वोट की ऐसी होती है जो इधर उधर जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हर व्यक्ति मुसलमान है तो हर व्यक्ति वो मुस्लिम साइकिल पे ही वोट डालेगा। ये क्योंकि ये वोट डालने का अधिकार स्वतंत्र रूप से है, कोई हम दबाव नहीं बनाते, बल्कि ये मुस्लिम या पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो लोग तो इच्छा से वोट डालते हैं। अगर कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि मुस्लिमों का खास करके कोर वोट माना जाता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन हम इस बार चुनाव में और जातियों को भी अपने साथ लेकर के चले हैं
और कई बार इस तरह की बातें भी रही हैं कि अन्य पार्टियों ने हमारे ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि हमने ये बात कह दी, किसी ने, हमारे नेता ने ये बात कह दी। वो यही वजह है कि हम दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ करके चले हैं। तो इस बार हमारे जो नतीजे आने वाले हैं वो पहले से कहीं बेहतर होंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। जनता का विश्वास हमारे साथ जो है दिख जाएगा किस लेवल पे है। लेकिन आमिर भाई देखिए, आपने कहा ना कि क्या नाम है, जो जो वोटर हैं वो वोट करते हैं, वो कई लोग, कोई जरूरी नहीं सपा को करें, वो तो अदर पार्टी को भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि देखिए, बात यहाँ पर कोर वोटर की हो रही है कि अगर मान लीजिए बसपा ने भी खड़े कर दिए मुस्लिम कैंडिडेट, सपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिया है, सपा ने हिंदू कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो यहाँ तो जो मुस्लिम वोटर है, जो आपका वोटर है, वो तो भ्रमित होकर फिर तो वो चला जाएगा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये 2024 की लड़ाई है सीधे सीधे। भले ही आप देखिए, भले ही इस बार उतनी मजबूती से सपा नहीं दिखी है, लेकिन 2024 की लड़ाई है, इसे सेमीफाइनल मैच मारा जा रहा है, क्योंकि यही जो पब्लिक है, यही पब्लिक आपको वोट करेगी 2024 में। ये आप मानते हैं ना इस बात को? यही पब्लिक वोट करेगी। तो इसको देखते हुए क्या इन सब चीजों को ध्यान में आप लोगों ने नहीं रखा इस बार कि नहीं भाई, हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए, रख कर चलना चाहिए? मनीष भाई देखिए, आप जो देख रहे हैं वो मीडिया की नजर से देख रहे हैं। हमने देखा वोटर और पार्टी की निगाह से देखा। हमने जो तैयारियां करी, जो हम जमीन पे हमने काम किया, वो पार्टी और लोगों के हित के लिए सोचा, ना कि इस हिसाब से सोचते कि भाई हमें दिखाना है, हम अपनी रणनीतियां लोगों को बताएं। वो सही है, लेकिन हमने इस चीज को ज्यादा उजागर नहीं करा कि हम किस नीति पे काम कर रहे हैं। और इस बात का जो परिणाम है वो कल सामने आ जाएगा। और बात रही इस बात के लिए कि 2024 को लेकर के देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो चुनाव का नतीजा आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। एक तरीके का मार्गदर्शन होगा कि पब्लिक किस तरफ रुझान है पब्लिक का, ये सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरे लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो मनीष भाई, ये चुनाव कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ होता है कि किस प्रत्याशी को वोट देना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है। तो इसमें ये तो कह सकते हैं कि हाँ, राजनीतिक दल या मीडिया इसे केवल 2024 की सेमीफाइनल की तरह देख रही है, लेकिन वास्तव में जमीनी तौर पर इसे उस चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसे जनता चुनती है, उससे डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है और डायरेक्ट आम समस्याओं का समाधान वो प्रत्याशी करता है। ठीक है। अनूप वर्मा जी, आज अब देखिए, कह रहे हैं इसे सेमीफाइनल मैच की तरह ना देखा जाए, लेकिन आप लोग किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को? क्योंकि देखिए, आपके तो जो बड़े नेता है, शीर्ष नेतृत्व, वो तो अनूप वर्मा जी गायब ही रहा पूरे चुनाव भर में। आपके एक प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक कहा जाता है यूपी का, वो तो गायब रही। देखिए, प्रियंका गांधी जी यूपी की नहीं, पूरे देश की नेता हैं और फिलहाल यूपी के महासचिव हैं, इतना है, यूपी के महासचिव हैं। राष्ट्रीय महासचिव का उनके पास दायित्व तो है। तो इस टाइम पे वो जो है कर्नाटक के अभी चुनाव का जिम्मेदारी देख रही थी। तो हमारे वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, जनता का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। इस चुनाव को छोटा चुनाव माना जा रहा था आपकी तरफ से? नहीं, चुनाव कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जरूर कर्नाटक में लगा रहा, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो हमारे संगठन के नेता लोग थे वो लगे रहे और पूरी तरीके से मुस्तैदी से हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा। और जो है कई जगह नगर निगमों में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कई नगर पालिका परिषद भी जीत रहे हैं, नगर पंचायतों में भी हमारी अच्छी भागीदारी होगी। लेकिन अनूप वर्मा जी देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, हम हमारे जो संवाददाता है वो बेचारे फील्ड पर रहकर हर एक जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं। बात करें अगर लड़ाई की, तो लड़ाई तो सिर्फ अगर रायबरेली छोड़ दें और तो लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों में दिख रही है ज्यादातर, बीजेपी और सपा में। कांग्रेस और बसपा तो गायब ही रही। कांग्रेस से ही लड़ाई है। अभी अरुण गुप्ता जी बोल रहे थे, देख लीजिएगा शाहजहांपुर में जो है परिणाम चौंकाने वाले होंगे। और 13 मई को जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो जनता ने मतदान किया है उसका पूरा जो है आपको उन प्रमाण भी मिल जाएगा। और कर्नाटक और नगर निगम से जो एक हवा चलेगी वो 2024 में परिवर्तन की एक लहर बनकर उभरेगी। मतलब जो कर्नाटक की हवा चली है वो यहाँ तक पहुंच रही है। कर्नाटक की हवा और प्लस यहाँ नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिला है, उससे जो है 2024 के परिवर्तन की जो है एक नई
कहानी जो है लिखने का कार्य ये रिजल्ट करेंगे। ठीक है। अरुण गुप्ता जी, अब नई कहानी लिखने वाली है कांग्रेस, इनका कहना है कि नई कहानी लिखेगी, नई इबादत लिखी जाएगी, एक नई स्टोरी लिखी जाएगी और उस स्टोरी में क्या नाम है, कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उत्तर प्रदेश में। इनकी तो कोई भी भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई भी कैंपेन हो, इनकी तो पार्टी धरातल रसातल में चली जाती है। ये तो अभी आपने देखा होगा कि क्या नाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये चुनाव हुए असम इस साइड में, और देखा होगा कि चारों पांचों राज्यों में इनकी सरकार चली गई। एक आध राज्यों में थी भी, वहां भी ये खो बैठे। तो इनके नेता तो बड़बोलापन करते हैं, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, तो जो संकल्प लिया वो 2014 से लेके अब तक उसको संकल्प पूरे करते आ रहे हैं। और इनके नेता कहते हैं, इनके नेता तो कोई जो कहते हैं वो करते ही नहीं। इनके नेता तो सिर्फ तिजोरी भरने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता इनको हमारे राहुल कैसे उन्नति करे, इस बात की चर्चा करते हैं। तो राहुल गांधी चाहे वही, अभी इन्होंने इस देश के सभी मोदी को चोर बता दिया, उस चक्कर में इनकी संस्था भी चली गई। तो ये पश्चाताप नहीं करते हैं। ये जो एक बार इन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दी। ये क्या हुआ, ये जनता की 2019 के चुनाव हार गए बुरी तरह से, और 2017 में देखा बुआ बबुआ गठबंधन हुआ, 19 में हार चुके। मतलब निकाय चुनाव भी हार जाएंगे, निकाय चुनाव का क्या होगा, बनता होता है वो भी मुड़ जाता है। तो ये तो कहीं का नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत अनुपरमा जी आ रहे हैं आपके पास। आमिर भाई, आप अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या हुआ, कांग्रेसियों की कब्र खुद गई, 5 राज्यों से सत्ता से बाहर हो गए। ठीक है। तो ये तो आमिर खान जी, और कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। ठीक है आमिर खान जी, चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है अरुण भाई आते हैं, मैं तुम्हें खून आजादी दूंगा। ठीक है अरुण भाई आते हैं, आमिर भाई दूंगा। और कांग्रेस पार्टी के लोग पता क्या कहते हैं, ठीक है वो वोट दो, खून तुम्हें तुम्हारी निकाली। अनुपरमा जी आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं, अरुण जी आ रहे हैं। आमिर भाई जवाब दीजिए। क्या है, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई बीजेपी से बोल रहे हैं, ये क्या है, ये केवल इस तरह का तंत्र है। इसमें ऊपर से लेके एक आदेश पारित किया जाता है, उससे नीचे वालों को याद करा दिया जाता है। आपको ये बात बोली है। इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बात के लिए इनकी बात का खंडन करूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ये कहती है कभी ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, और मोदी के लिए ऐसा कह दिया तो उनको झेलना पड़ा। तो मैं कहूंगा, माननीय मोदी जी ने चीख करके कहा था मैं काला धन लाऊंगा, 15 लाख दूंगा, हर आदमी के खाते में आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा एक बार वो भी माफी मांग लें झूठ बोलने के लिए। तो देखिए, इस तरह की चीजें नहीं है जो हर व्यक्ति कहे वो करे, ऐसा नहीं है। इनकी पार्टी में भी ऐसा होता है, तो इसलिए दूसरी पार्टियों पे आरोप इस तरह के न लगाएं, पहले अपने कार्यों को देखें। आज सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठने के बाद अगर ये सही सुचारू रूप से काम नहीं कर सकते तो क्या करा जाएगा, बताइए आप। निकाय चुनाव पर आ जाते हैं आमिर भाई। शाइस्ता परवीन से क्या मतलब, इतना कैसे अखिलेश यादव को इतनी भाई हमदर्दी वो जता रहे हैं, शाइस्ता परवीन के साथ हमदर्दी जता दी, क्या आपको नहीं लगता है? और वो भी वोटिंग से पहले, अगर वोटिंग से पहले इतनी हमदर्दी जता दी जाती है, तो आपको नहीं लगता इसका असर पड़ेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर इस बार चुनाव हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। जो वोटर है इस बार जिसने चुनाव किया है, वो कानून व्यवस्था को लेकर उसने चुनाव किया है, विकास का स्तर नीचे रहा है। आमिर भाई जवाब दीजिए। आ रहे अनूप भाई, आ रहे आपके पास भी की बात कर रहे हैं ना, जो पुलिस के बीच, पुलिस प्रशासन के बीच दो हत्या के आरोपी बीच में मौजूद हैं। अलग से 3 लोग आते हैं, नवयुवक आकर के पुलिस के बीच में उन्हें हटा करके पुलिस वालों को बीच में से गोली मार जाते हैं। इस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सुनिए, ये कानून व्यवस्था है मनीष भाई, ये कानून व्यवस्था नहीं है। सवाल उठा, सुनिए, ये आप बात हो चुकी है, आते हैं मार के चले जाते हैं, ये सब इसको गलत कह रहे हैं, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये गलत है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बार बार इस चीज को उठाकर आप लोग किसी चीज को, आप लोग एक अपराधी का साथ भी दे रहे हैं।
उस अपराधी नहीं, को मार मनीष भाई, दिया जा अपराधी रहा का साथ नहीं है, देते। उस अपराधी अब का मनीष साथ दे भाई- रहे हैं। ये भी देखिए, मनीष शाइस्ता भाई, परवीन पर मैं माफिया आप- नाम जुड़ ठीक गया, है। अखिलेश यादव साथ में मनीष आ भाई गए। बिल्कुल ठीक। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। छोटे छोटे छुटभइये जो क्रिमिनल हैं, योगी जी ने उनके घर पे बुलडोजर तक चलवा दिए। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, इन 3 हत्या आरोपियों के मकानों पे बुलडोजर चला, क्या क्या चला, इनके परिवार वालों पे कौन कौन से मुकदमे लगे, मुझे वो बता दीजिए। बाकी अगर यही चीज आप लोग दूसरी लगता आमिर भाई सुन लीजिए आमिर भाई, मेरी बात सुन लीजिए आमिर भाई, आप लोगों ने लगता है मुकदमे की बात समझी नहीं है अभी तक, बुलडोजर की बात समझी नहीं है अभी तक। सुनिए, ये कई ऐसे आरोपी हैं जो जिनको घर से बहुत पहले ही बेदखल कर दिया गया था, ये घर ही नहीं जाते थे। एक का तो सिर्फ घर ही है, एक को तो माँ बाप उसको जानते ही नहीं है, कब से घर से भागा है, ठीक है, तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे कि अतीक अहमद जिसका पूरा परिवार उसमें संलिप्त था, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा, डिफरेंस है चीजों में, इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा। बुलडोजर चलने का विरोध नहीं किया, मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी क्रिमिनल है तो उसके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। विरोध तो कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ मनीष भाई, लेट मी कंप्लीट, अगर कोई व्यक्ति हत्या आरोपी है या कोई है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसा करना तो चाहिए। फिर शाइस्ता परवीन से इतनी नहीं, शाइस्ता परवीन से इतना कैसा मोहब्बत जग गया उनको सिर्फ वोट के लिए कि एक मुस्लिम वोट मिलेगा, शाइस्ता परवीन का नाम लेकर कि एक महिला पर उसको माफिया कह देना, ये बीजेपी तंत्र के, बीजेपी का ये यही वसूल है, बीजेपी ऐसा करती है, क्यों ना कहा जाए माफिया कहने के लिए आमिर भाई उसे माफिया क्यों ना कहा जाए। देखिए बताइए ना, चुनाव था, निकाय चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, इसी पर वोट पड़ते हैं, आपको मालूम है ना, उसको माफिया क्यों ना कहा जाए, किस बेस पे माफिया कहा जाए, क्यों ना कहा जाए, उसके ऊपर जो बेसी बेस है, आप बेसी बेस है, क्या नहीं है, बेसी बेस है। उमेश पाल हत्याकांड की सबसे बड़ी वो आरोपी है, उमेश पाल हत्याकांड की सबसे बड़ी आरोपी है, फरार चल रही है, इधर उधर भाग रही है। बीजेपी के सैकड़ों नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, तो आप उन्हें ये बात नहीं कहते। दिल्ली में खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं तो आप उनके लिए बात नहीं कहते, उनके लिए भी तो बात कहिएगा मनीष भाई। एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। सपा पाक साफ है मनीष भाई, राजनीति में पाक साफ का मापदंड जो है ना, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो बनाती है। ये बताइए है, ये हमें ना बताइए, सपा पाक साफ है, आपके विधायक आपके सांसद है पाक साफ, मानते हैं? लिस्ट निकाल के दूं कितने लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं? मैं कहता हूँ मनीष भाई, तो आपराधिक मुकदमे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आजम, ठीक है, अनूप वर्मा जी हम आपके पास आएंगे।